हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्मूथ। जैसा कि मैंने अपने लास्ट शॉट में कहा था कि अगर आप वीएस के लिए जाना चाह रहे हैं तो एक बार एक रिसेंट हमारी जजमेंट आई थी, वो है राजीव बंसल जजमेंट, जो कि 3 अक्टूबर 2024 को आई थी। उसको जरूर चेक कर लें, क्योंकि जजमेंट पढ़ने के बाद कुछ एरिया ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पता लगेगा। तो आपको लगेगा कि यार मेरे को वीएस में जाने की तो जरूरत ही नहीं है, मेरा केस तो ऐसे ही सोल्व हो जाएगा, मेरा तो नोटिस ही गलत मुझे इश्यू हुआ था। क्योंकि इस जजमेंट से बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं। अगर आपका जो केस है वो असेसमेंट ईयर 13-14 से लेकर असेसमेंट ईयर 17-18 के बीच में फॉल करता है, तो ये जजमेंट उन सभी टैक्स पेयर्स के लिए बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कहूंगी कि वीएस में जाने से पहले प्लीज इस जजमेंट को चेक कर लें। अगर आपका जो ऑर्डर है वही टाइम बार्ड हो जाएगा इस जजमेंट के अकॉर्डिंग, तो आपको वीएस में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर आप वीएस में भी जा रहे हैं तो भी आपको टैक्स तो पे करना ही पड़ रहा है। अगर आप ये प्रूफ कर दो कि आपका जो ऑर्डर है वो ही इनवैलिड है, तो आपको तो 1 रुपी भी पे करने की जरूरत नहीं है। जब ये वीएस आया तो मेरे पास भी बहुत सारे टैक्स पेयर्स के नोटिस आए थे, तो जब हमने उनको डीप एनालाइज किया तो पता लगा कि उसमें से 50 से 60% केस तो ऐसे थे जिनको जाना ही नहीं चाहिए था वीएस में। तो अब हम उनको वीएस के रूट से नहीं, बट उसको प्रॉपर हियरिंग से उनके केस को रिजॉल्व कराएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये एक न्यूज थी जो मैं अपने सारे व्यूअर्स के साथ डिस्कस करना चाहती थी कि अगर आपका केस AY 13-14 से लेकर AY 17-18 के बीच का है, 147 का ऑर्डर आपके पास आया हुआ है, तो आप उस केस में एक बार इस जजमेंट को लगा के जरूर देखिए। जजमेंट बहुत ज्यादा लेंथी है। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगी कि जो माइलस्टोन है जजमेंट के वो मैं सारे कवर कर लूं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं 100% जजमेंट इस वीडियो में कवर करके चलूंगी, अदरवाइज मेरी वीडियो माइलस्टोन में ही मेरी वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी होने वाली है। अगर मैं पूरी जजमेंट कवर करूंगी तो मे भी हो सकता है कि मैं अपने मुद्दे से ही भटक जाऊं, मतलब आपको ये लगे कि मैडम तो पता नहीं क्या क्या बोल रही है। तो इसीलिए सिर्फ क्रक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको एक बार क्रक्स समझ में आ जाएगा, अगर आपको लगेगा कि आपके केस के लिए ये एप्लीकेबल होगी जजमेंट, तो आप जजमेंट जो है थोरोली रीड कर सकते हैं। तो जजमेंट जो अभी रिसेंट आई है उसको समझने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको पहले से पता होनी, या आपको एक रिव्यू होता है ना, वो कर लेना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला है आपका कोविड-19 एंड टोला। देखिए, टोला क्या है? आपका टैक्सेशन एंड अदर लॉस अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जब हमारा कोविड आया था, कोविड के टाइम पर क्या था कि कुछ टाइम के लिए जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, ऑफिसेस थे, वो सब बंद हो गए थे। तो उस टाइम पे जिन लोगों को भी नोटिस इशू कर दिए डिपार्टमेंट ने, या फिर नोटिस इशू होने थे, ठीक है, मैं अभी और एक्ट्स की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स की बात कर रही हूँ। तो जितने भी नोटिस इशू करने थे डिपार्टमेंट को, या फिर वो कर चुके थे, रिप्लाई पेंडिंग था एसएससी की तरफ से, तो वो टाइम एक ऐसा टाइम था सारे काम जो है थम से चुके थे। तो उस टाइम पीरियड को डिपार्टमेंट ने क्या करा, जितने टाइम तक वो टाइम रहा उस टाइम को जो है और एक्सटेंड कर दिया कि इस टाइम में जो काम नहीं हो पाए और जो टाइम बार्ड हो रहे थे, अब आपको जो है इतना, मान लीजिए वो 1 ईयर का टाइम था, तो 1 ईयर जो है उसमें से पिक्चर में से ही काट दिया गया कि अब आपको जो है एक्सटेंडेड इतना टाइम और मिलेगा। जो कंप्लाइंस आपकी इस 1 ईयर में हो जानी चाहिए थी उसको अब हमने बढ़ाकर इतना टाइम कर दिया। तो ये हुआ आपके टोला में। टोला कब आया आपका? टोला आपका कब आया? टोला आया आपका 30 सितंबर 2020 के अराउंड आपका जो है टोला आया था। बट टोला ने क्या करा, रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अमेंडमेंट करी। उसने बोला कि जितनी भी आपकी इनकम टैक्स की कंप्लाइंस पेंडिंग थी 20 मार्च 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच में, वो अब आप कर सकते हैं, इस टाइम पे जाने के बाद भी कर सकते हैं। और इस डेट को फर्दर उन्होंने एक्सटेंड भी किया। पहले उन्होंने किया 31 दिसंबर तक, फिर उसके बाद इस डेट को बढ़ाकर जो है 31 मार्च 21 तक कर दिया गया। और टोला में जो नई डेट दी गई, जितने भी इस टेन्योर के बीच में आपकी जितनी भी टैक्स कंप्लाइंस पेंडिंग थी उसको आप कब तक कर सकते थे, उसके लिए जो टेन्योर दिया गया वो दिया गया 1 अप्रैल 21 से लेकर 30/6/21 तक। मतलब जितनी भी आपकी टैक्स कंप्लाइंस इस ड्यूरेशन में पेंडिंग है वो आपको ये 3 महीने का टाइम दे दिया कि इस 3 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट को करनी है। ठीक है, तो ये तो था आपका टोला का बैकग्राउंड। उसके बाद एक जो नई चीज आई वो आया आपका फाइनेंस एक्ट 2021। फाइनेंस एक्ट 2021 ने 2-3 सेक्शंस में मेजर चेंजेस करे। अब वो सेक्शंस भी हमारे लिए समझने जरूरी है। नंबर 1, सेक्शन 148 की लिमिटेशन। सेक्शन 148 की लिमिटेशंस का मतलब क्या है कि जब आपको 148 का नोटिस इशू होता है तो वो कितने
कितने टाइम पीरियड में आपको इशू हो जाना चाहिए। पहले जो हमारा ओल्ड रिजाइम था, यहाँ पर भी हम वर्ड रिजाइम यूज करेंगे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये इनकम टैक्स की जो टैक्सेशन है उसका रिजाइम नहीं है, ये है 148 सेक्शन में जो लिमिटेशंस दी गई थी टाइम पीरियड के, कितने टाइम पीरियड में आपको नोटिस मैक्सिमम इशू हो सकता है, उसको हम रिजाइम बोल रहे हैं। पहले जो हुआ होता था फाइनेंस एक्ट 2021 से पहले, वो था आपका कि 4 इयर्स के अंदर अंदर आपको नोटिस इशू हो जाना चाहिए 148 का। अगर 4 इयर्स में इशू नहीं हो रहा है तो उसके बाद आपको वो इशू नहीं हो सकता। 4 इयर्स के अंदर अंदर कौन से नोटिस आपको इशू हो सकते थे, जिसमें जो एस्केप्ड इनकम है वो 1 लाख रुपीज तक है। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपीज से ज्यादा है, जो एस्केप्ड इनकम है या फिर जो क्वेश्चनेबल इनकम है, तो उसका जो पीरियड था वो 4 ईयर से बढ़कर जो है 6 ईयर था उस केस में। ये हमारा ओल्ड डिजाइन है फाइनेंस एक्ट 2021 से पहले। फाइनेंस एक्ट 2021 के बाद जो एक नया चेंज आया सेक्शन 148 की लिमिटेशंस में, दैट इज सेक्शन 149, उसमें कहा गया कि 3 इयर्स का टाइम देंगे हम आपको अगर आपकी जो एस्केप्ड इनकम, जो क्वेश्चनेबल इनकम है आपकी, वो 50 लाख से कम है। तो अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आपको दिया जाएगा 10 इयर्स का टाइम। तो ये जो टेन्योर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अहमियत रखता है राजीव बंसल की जजमेंट में, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इससे पहले ये चीजें, ये टर्म्स पता होनी जरूरी थी अगर आप जजमेंट को थोड़ा बहुत भी समझ पाए तो, ठीक है। फिर उसके बाद एक और सेक्शन है सेक्शन 151, जिसमें अप्रूविंग अथॉरिटीज में मेजर चेंजेस लाए गए। ओल्ड डिजाइन में क्या था, अगर आपका जो केस है वो 4 इयर्स के अंदर अंदर आपको नोटिस आ रहा है तो उसके केस में जो है, उसके केस में क्या है, जेसीआईटी के पास पावर होती थी, आपका जो अप्रूवल अथॉरिटी थी वो जेसीआईटी होता था। बट अगर आपका केस जो है 4 इयर्स के बाद आ रहा है, ठीक है, मतलब आपके पास मैक्सिमम 6 इयर्स का टाइम है, अगर 1 लाख से ऊपर आपकी एस्केप इनकम है तो उस केस में पीसीआईटी के थ्रू जो है आपका जो है नोटिस आता था। न्यू रिजाइन में जब चेंजेस आए सेक्शन 149 की लिमिट्स के अंदर, तो उसमें जो अथॉरिटी है उसमें भी चेंज लाया गया कि अगर विद इन 3 इयर्स आपको नोटिस इशू हो रहा है, यानी कि 50 लाख से कम है आपकी एस्केप्ड इनकम, तो उस केस में पावर है पीसीआईटी की। अगर 3 इयर्स से ज्यादा का टाइम है, 10 इयर्स का अगर आपके लिए टाइम है, 50 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है, तो उस केस में जो अप्रूविंग अथॉरिटीज है वो है आपकी पीसीसीआईटी, ठीक है। ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो कैसे, वो सब आपको आगे पता लगने वाला है। उसके साथ साथ जो एक चेंज आया फाइनेंस एक्ट 21 में वो है सेक्शन 148। पहले जो आपको नोटिस मिलते थे ओल्ड डिजाइन में, सेक्शन 148 के आपको नोटिस मिलते थे, आपसे कुछ पूछा नहीं जाता था या फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता था जिसके बेस पे आपको 148 इशू किया जा रहा है, सीधा डायरेक्ट एसएससी को जो है 148 पकड़ा दिया जाता था। लेकिन फाइनेंस एक्ट 21 के बाद क्या किया गया, एक नया सेक्शन 148 ए लाया गया। 148 ए को भी जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 148 कैपिटल ए, स्मॉल ए, देन बी, सी एंड डी, इसके जो है 4 पार्ट्स हैं हमारे 148 ए के। अब जो फाइनेंस एक्ट 21 के बाद अगर आपको 148 का नोटिस आता है तो वो डायरेक्ट आपको 148 का नोटिस कभी भी नहीं आता है, पहले आपको जो है 148 ए का नोटिस दिया जाता है। 148 ए बी में क्या होता है, शो कॉज नोटिस आपको दिया जाता है कि आपको ये 148 का नोटिस हम क्यों इशू करना चाहते हैं, क्या ऐसी डिपार्टमेंट को फाइंडिंग्स मिली है जिसके बेस पर आपको जो है 148 ए बी का नोटिस इशू किया जाना चाहिए। तो उससे पहले डिपार्टमेंट जो है अपनी सारी फाइंडिंग्स निकालता है कि डिपार्टमेंट को ऐसी कौन सी लीड मिली है, कौन सी फाइंडिंग्स मिली है जिसकी वजह से डिपार्टमेंट को लगता है कि इस पर्टिकुलर एसएससी को 148 का नोटिस इशू किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट 148 ए बी के अंदर आपको शोकॉज नोटिस इशू करता है इन फाइंडिंग्स के साथ कि हमने आपकी ऐसे ऐसे एक ट्रांजेक्शन मिली है हमें, तो हमारे अकॉर्डिंग आपके ऊपर ये चार्ज होना चाहिए, तो आप उसका जो है रिप्लाई दीजिए। फिर 148 ए सी के अंदर इस शोकॉज नोटिस का रिप्लाई करता है एसएससी, ठीक है। फिर 148 ए डी के अंदर जो है फाइनल ऑर्डर आता है एसआईसी के ऊपर कि उसने जो रिप्लाई किया है वो एक्सेप्ट किया जा रहा है या न फिर नहीं किया जा रहा है। ये चारों सेक्शन जो ये सब सब सेक्शन जब कंप्लीट हो जाते हैं, तब अगर आपका जो है रिप्लाई डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या फिर आपका रिप्लाई डिपार्टमेंट को अप टू मार्क नहीं लग रहा है, तब आपको इश्यू होता है सेक्शन 148 का फाइनल नोटिस। तो फाइनेंस एक्ट 21 के बाद जो चेंजेस आया वो है कि 148 का नोटिस डायरेक्ट एसएससी को नहीं दिया जाएगा, सबसे पहले ये 4 सबसेक्शन फुलफिल होंगे, उसके बाद 148 का फाइनल नोटिस एसएससी तक आएगा। जबकि फाइनेंस एक्ट 2021 से पहले ऐसा नहीं होता था। फाइनेंस एक्ट 21 आपका कब एप्लीकेबल हुआ, 1 अप्रैल 21 से।
तो अभी तक मैंने 3 पैटर्न जो है कवर करे, एक टोला का, एक आपकी जो 149 की जो टाइम पीरियड है उसमें क्या क्या चेंजेस आए वो, और एक आपका ये सेक्शन 148A, एक हमने सेक्शन डिस्कस किया 151 का जिसमें जो पावर्स हैं अप्रूवल अथॉरिटी की उनमें क्या चेंजेस आए वो अब हमने डिस्कस कर लिए हैं। 149 के प्रोवाइजो में एक बात और कही गई कि AY 21-22 से पहले के जो ईयर्स है अगर ओल्ड रिजाइम के अकॉर्डिंग उनका टाइम पीरियड लैप्स हो चुका है तो न्यू रिजाइम में यानी कि 10 इयर्स के क्राइटेरिया में या 3 इयर्स के क्राइटेरिया में उस नोटिस को अब सेंड नहीं किया जा सकता एज पर द रिवाइज फाइनेंस एक्ट 2021। देखिए हुआ क्या, असेसमेंट ईयर 2013-14 से लेकर असेसमेंट ईयर 2017-18 तक, ठीक है, इस पीरियड के बीच में बहुत सारे ऐसे इस पीरियड के बीच के बहुत सारे ऑर्डर्स और रिसीव हुए असेसी को कब, 1 अप्रैल 21 से लेकर 30 जून 21 के बीच में। 1 अप्रैल 21 से 30 जून की तारीख के बीच में इसलिए इतने सारे ऑर्डर पास हुए क्योंकि ये टोला ने जो टाइम लिमिट दिया था उसके अकॉर्डिंग इन 3 महीने के अंदर अंदर जो है टैक्स अथॉरिटी को अपने सारे नोटिस इशू करने थे। और इस पीरियड में 13-14 से लेकर 17-18 के पीरियड के जितने भी नोटिस आपके टाइम बार्ड हो रहे थे इससे पहले एज पर ओल्ड रिजाइम वो सारे नोटिस इशू कर दिए गए इस 3 महीने में। और उसका अगर हम एक मोटा मोटा डाटा पकड़े तो 90,000 के अप्रॉक्स जो है नोटिस इशू किए गए थे टैक्स अथॉरिटीज से। उस टाइम पर जो है बहुत सारी ऐसे लिटिगेशंस आए, बहुत सारी अपील फाइल की गई टैक्स अथॉरिटीज को कि आपने जो नोटिस इशू किए हैं वो नोटिस ही गलत इशू किए हैं क्योंकि अब जो नया फाइनेंस एक्ट आया है उसमें आप डायरेक्ट 148 का इशू नहीं कर सकते नोटिस, आपको पहले 148B इशू करना है, फिर C में हम रिप्लाई देंगे, फिर D इशू होगा आपका। तो जो प्रोसीजर नए फाइनेंस एक्ट के हैं जो कि 1 अप्रैल 21 से अप्लाई हो रहे हैं वो आपने इसमें फॉलो नहीं किया। बहुत सारी रिट पिटिशंस डाली गई, रिट पिटिशंस बहुत सारी जीत भी गए एसएससीज। फिर जब लगा कि सारी ये रिट पिटिशंस तो जीती ही जा रही हैं तो क्या हुआ, इनकम टैक्स की तरफ से अपील फाइल की गई जिसमें कि आशीष अग्रवाल की एक नई अमेंडमेंट, एक नई जजमेंट निकल के आई जिस जजमेंट के अकॉर्डिंग हुआ क्या कि आशीष अग्रवाल जजमेंट में ये बोल दिया गया कि जितने भी ये नोटिसेस इस ड्यूरेशन में पास किए गए हैं उनको आप ये मान के चलो कि ये जो नोटिसेस हैं ये आपके जो है अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रिजाइम है यानी कि अकॉर्डिंग टू न्यू सेक्शन की जो टाइम लिमिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने आपको इशू किए हैं। तो जो आपको 148 के नोटिस इशू हुए हैं इस टाइम लिमिट के अंदर उनको आप मान लीजिए कि आपको 148 कैपिटल A और स्मॉल b के अंदर जो है इशू हुए हैं। इसका मतलब इस सेक्शन में आपको डिपार्टमेंट ने जो है शोकोस नोटिस दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये सारे नोटिस जो है वैलिड कर दिए आशीष अग्रवाल की जजमेंट के बाद। इवन जो केस बंद भी हो गए थे जिन्होंने रिट पिटिशन डाली थी उनको भी दोबारा नोटिस भेजे गए कई केसेस में, तो ठीक है। तो अब इन नोटिस को वैलिड कर दिया गया, ये कह दिया गया कि अब आपको जो है न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग ये नोटिस मान लेना है और जो भी टाइम लिमिट आपकी न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग है वो ही इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। जो भी आपके न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अथॉरिटी है वो आपके ऊपर मतलब जो भी न्यू टैक्स रिजीम की कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सब इन नोटिस के ऊपर जो है एप्लीकेबल हो जाएगी। तो अब जो नोटिस हमारे पास आए हुए हैं उस टाइम के, तो उस टाइम के नोटिस में अब आपको क्या देखना है सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। अब आपको जो है नोटिस को 3-4 कंडीशंस में एक बार चेक कर लेना है। नंबर 1, आप ये देखिए कि अगर आपका केस 13-14 से लेकर 17-18 के बीच का है तो क्या ओल्ड रिजाइन में उन नोटिस का टाइम पीरियड था इशू करने का या नहीं था, वो टोला में एक्सटेंड हो सकते थे या फिर नहीं हो सकते थे। फॉर एग्जांपल आपका असेसमेंट ईयर 13-14 का केस है, 13-14 के केस में अगर मैं ये मान के चलूं मेरी जो टर्नओवर है वो 1 लाख से कम है, सॉरी जो मेरी एस्केप्ड इनकम है वो 1 लाख से कम है, तो उस केस में आपका जो टेन्योर था वो सिर्फ और सिर्फ 4 इयर्स का था। 13-14 के बाद अगर आप 4 इयर्स काउंट करेंगे तो आपका आता है 31 मार्च 18 तक जो है आपको नोटिस इशू हो जाना चाहिए था, आपको नोटिस इशू नहीं हुआ। अब अगर आपको टोला के अंदर इस ड्यूरेशन के बीच में नोटिस इशू किया जा रहा है तो वो केस इसमें फॉल ही नहीं करता क्योंकि टोला ने कितने से कितने टाइम पीरियड के बीच में जो टैक्स अथॉरिटीज के नोटिस हैं उनको एक्सटेंड किया था, वो था आपका 20 मार्च 21 से लेकर 31 मार्च 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक के जो आपके नोटिस थे सिर्फ उन्हीं नोटिस को जो है एंटरटेन करने के लिए कहा गया था टोला के अंदर। तो ये आपका अगर इस तरीके का अब आपका नोटिस
3 महीनों में, तो वो टाइम बार्ड है, उसको जो है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो नोटिस आपका इनवैलिड हो जाएगा। सेम एज अगर इसी कंडीशन में 13-14 की कंडीशन में ही वो 6 इयर्स में होते, तो 6 इयर्स में इसका टाइम पीरियड आपका आता है 31 मार्च 20 में। तो ये आपका टोला के अंदर फॉल करता है। टोला का जो टाइम पीरियड था इन केसेस के लिए वो था आपका 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 21। अगर इसके बीच में आपको नोटिस इशू हो गया था उस टाइम पर, का जो सेक्शन 148 ए बी का नोटिस है, अभी मैं सिर्फ ए बी की बात कर रही हूँ, ए बी का जो नोटिस आपको दिया गया वो आपके लिए वैलिड है। बट हाँ, आप इस नोटिस को भी आप चैलेंज कर सकते हैं। इसी चीज के चैलेंज के बारे में बात की गई राजीव बंसल के जजमेंट के अंदर। तो एक तो इस पैरामीटर पे आपको चेक करना है जो आपको उस टाइम पे नोटिस रिसीव हुए हैं उसमें। सेकंड जो आपका पैरामीटर है वो ये है कि जो अप्रूवल अथॉरिटी में, अप्रूविंग अथॉरिटी में जो चेंज आया है कि नोटिस आपका अप्रूव किससे होना चाहिए। अगर आपका ये सारे नोटिस न्यू रिजाइन में कन्वर्ट हो गए हैं तो आपकी अप्रूवल अथॉरिटी भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि अभी भी जो हमारे पुराने ओल्ड डिजाइन के अकॉर्डिंग अप्रूवल अथॉरिटीज थी उन्हीं के अकॉर्डिंग अप्रूव ऑर्डर जो है उस टाइम पे आए हैं, उस टाइम पे उन्हीं की अप्रूव नोटिस हमें आए हैं। तो उस मैटर पे भी आप अपने नोटिस को जो है चैलेंज कर सकते हैं। सेकंड पैरामीटर हो गया आपका ये। थर्ड पैरामीटर आपका ये है कि 148 ए बी में तो आपको नोटिस चलो वैलिड हो गया, आपका इसी टाइम पीरियड में नोटिस इन्होंने इशू किया है। बट जो फाइनल 148 का नोटिस आया है वो सही टाइम पे आपको रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, ये भी बात एक देखने वाली रहेगी इन नोटिस के अंदर, जो कि क्लियर किया राजीव बंसल की जजमेंट ने। तो अब इसी सिनेरियो को और आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। आशीष अग्रवाल जजमेंट में क्या कहा गया? अफर्म दैट न्यू असेसमेंट प्रोविजंस अप्लाई टू नोटिस इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/21 इवन फॉर पास्ट असेसमेंट ईयर्स। मतलब 1/4/21 के बाद जो आपको नोटिस रिसीव हुए हैं हम मान लेंगे कि वो एज पर न्यू रीअसेसमेंट प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपको जो है इशू किए गए हैं। मॉडिफाइड हाईकोर्ट डिसीजन डीमिंग नोटिस इशूड अंडर द अनअमेंडेड एक्ट 148 टू बी ट्रीटेड एज इशूड अंडर सेक्शन 148 ए बी। उन्होंने कहा जो आपको नोटिस 148 में इशू किए गए हैं हम मान लेंगे कि वो आपको नोटिस जो है 148 ए बी यानी कि न्यू जो आपकी रिजाइन थी उसके अकॉर्डिंग वो इशू किए गए हैं। प्रिजर्व द डिफेंस ऑफ लिमिटेशन अंडर सेक्शन 149 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। नो फाइंडिंग ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टोला। टोला के बारे में आशीष अग्रवाल के केस में जो है किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं की गई, जिसकी वजह से लिटिगेशंस के इशू बहुत सारे बने। आशीष अग्रवाल के केस के जजमेंट के बाद एक जो है इनकम टैक्स ने अपनी डिटेल नोटिफिकेशन भी निकाली जिसमें सारी चीजें क्लेरिफाई की गई जो भी आशीष अग्रवाल के केस में कहा गया था। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि जो आशीष अग्रवाल जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग जितने भी आपके नोटिस असेसमेंट ईयर 13, 14, 14, 15 एंड 15, 16 के हैं, अगर आपकी जो कंडीशंस है वो 149 1B की सेटिस्फाई हो रही है, जो कि आपकी कंडीशन थी कि जो आपकी इनकम है वो आपकी एक्सीड कर रही है 50 लाख से। यहाँ पर 50 लाख का क्राइटेरिया कहां से आया? जो हमारा न्यू रिजाइन था 149 की जो लिमिटेशंस में चेंजेस आए उसके अकॉर्डिंग 50 लाख से अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको 10 इयर्स का टाइम दिया जा रहा था। ठीक है, अप्रूव्ड बाय पीसीसीआईटी अंडर एज पर सेक्शन 151 पार्ट बी ऑफ द अमेंडेड रिजाइन। जो 151 में अमेंडमेंट आई थी जो हमने पहले पढ़ी उसमें भी क्या था कि पहले ये जो अप्रूवल थी वो मिल रही थी पीसीआईटी से। अब इन्होंने क्या बोल दिया था कि अगर आपकी 50 लाख से ज्यादा इनकम है तो अप्रूवल कौन देगा? पीसीसीआईटी। और यहाँ पे इन्होंने 50 लाख से ज्यादा की इनकम की बात क्यों करी है? क्योंकि 50 लाख से अगर कम इनकम होगी, अगर आप न्यू टैक्स रिजाइन में होंगे तो जो आपकी टैक्स की लिमिट है, जो आपकी नोटिस इशू होने की लिमिट है वो सिर्फ और सिर्फ 3 इयर्स की थी। तो अगर आप इन तीनों ही सालों को देखो तो 3 इयर्स इन तीनों के कंप्लीट हो जाते हैं बिफोर 20th मार्च 2020। 15, 16 के भी अगर मैं 3 इयर्स देखूं तो 16, 17, 17, 18 एंड 18, 19 31 मार्च 19 तक इसके 3 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बात की गई कि आशीष अग्रवाल जजमेंट आपकी एप्लीकेबल है 13, 14, 14, 15 एंड 15, 16 में। किन केसेस के लिए? अगर आपकी जो इनकम एस्केप्ड इनकम है वो 50 लाख रुपीज से ज्यादा है और अगर आपका जो नोटिस है वो इशू किया गया है आफ्टर अप्रूवल विद पीसीसीआईटी। ठीक है, फिर उसके बाद AY 16, 17 और 17, 18 के जो नोटिस थे वो वैलिड थे आपके, अगर आपके जो है वो कौन सी कंडीशन में, कंडीशन 149 1A को अगर
सेटिस्फाई कर रहे हैं एंड 151 दोनों कंडीशन में क्या था, इसमें तो ये था कि आपका जो है 3 इयर्स में अगर आपकी 50 लाख से कम इनकम है तो 3 इयर्स में आपको नोटिस इशू हो जाना चाहिए। और इसमें कहा गया था कि आपकी जो अप्रूवल है वो पीसीआईटी से आनी चाहिए। ठीक है, तो 16-17 के अगर मैं 3 इयर्स काउंट करूं तो आपका हो गया 17, 18, 18, 19 एंड 19, 20। आपका जो केस है वो आपका 31 मार्च 2020 तक हो जाना चाहिए था, जो कि आपके टोला पीरियड में फॉल कर रहा है। तो इसका जो नोटिस है आपको 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30/6/2021 के बीच में अगर इशू हो गया है तो आपका नोटिस जो है वैलिड है। सेम है 17, 18 में अगर मैं 3 इयर्स काउंट करूं तो कंप्लीट होते हैं आपके 31 मार्च 21 में, जो कि आपका टोला के पीरियड में ही काउंट होगा ये वाला पीरियड भी। तो अगर आपको 30 जून 21 से पहले पहले नोटिस इशू हो गया है तो ये नोटिस भी आपका वैलिड है। और किसने अगर इशू किया है, पीसीआईटी ने। जो भी आपके न्यू रिजाइन है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको नोटिस इशू हुआ है तो ये नोटिस जो है वैलिड है। अभी तक तो हमारा ये जो सिनेरियो चल रहा है वो चल रहा है कि आपको जो नोटिस इशू हुआ है 148A सबसेक्शन बी के अंदर। ठीक है, अभी मैं फाइनल नोटिस की बात नहीं कर रही हूं, क्योंकि फाइनल नोटिस में आपका रियल टर्म काउंट होगा, जो कि आशीष अग्रवाल, जो कि आपका राजीव बंसल केस में कहा गया है। ये तो क्लैरिफिकेशन थी जो नोटिफिकेशन आई आशीष अग्रवाल की जजमेंट के बाद। अभी देखिए यहाँ पर तो सीबीडीटी की नोटिफिकेशन में क्या कहा गया कि इन ईयर्स के लिए तो अगर 50 लाख से कम ज्यादा इनकम है तो आपका नोटिस वैलिड है, और 16 और 17 के लिए अगर आपका 3 इयर्स का टाइम पीरियड भी कंप्लीट हो रहा है तो भी आपका नोटिस वैलिड है। इसी चीज को अगर मैं टेबल के साथ एक समझूं, ऑल्दो आशीष अग्रवाल हमारा टोला के केस में बिल्कुल साइलेंट था, बट राजीव अग्रवाल का एक सिनेरियो अगर मैं पकड़ूं, इसी चीज को अगर एक टेबल के साथ हम समझे तो टोला को इसके साथ इंक्लूड करते हुए। ठीक है, ये मैंने अपने सारे इसमें ईयर्स मेंशन कर दिए 13, 14 से लेकर 17, 18 तक। यहाँ पे हमने क्राइटेरिया रखा विद इन 3 इयर्स का, जो कि आपका जो है एज पर न्यू टैक्स डिजाइन था। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्राइटेरिया रखा 6 इयर्स का। 6 इयर्स का हमने क्यों रखा है, जबकि आप कहेंगे कि न्यू टैक्स डिजाइन के अकॉर्डिंग तो हमारा 10 इयर्स का क्राइटेरिया है। इसलिए रखा क्योंकि अब मैंने अभी इससे पहले एक 149 के जो सबसेक्शन है उसको रीड कराया था, उसमें यह कहा गया था कि फाइनेंस एक्ट 2021 में जो चेंजेस आए हैं वो जो आपके असेसमेंट ईयर 21-22 से पहले के जो असेसमेंट ईयर्स हैं उसके ऊपर जो है अगर आप ओल्ड के अकॉर्डिंग अगर आपका टाइम पीरियड लैप्स हो रहा है तो आप न्यू के अकॉर्डिंग आपको जो है नोटिस इशू नहीं हो सकता। तो ओल्ड और न्यू में जो भी मेरे कम असेसमेंट ईयर्स थे जिसमें कम ईयर मेंशन थे, इसलिए हमने क्लियर सिंप्लीफिकेशंस के लिए उन वाले ईयर्स को पकड़ा है। अगर मैं यहाँ पे 10 ईयर्स मेंशन कर दूं और ओल्ड के अकॉर्डिंग आपके 6 ईयर्स जो है असेसमेंट ईयर 2021-22 से पहले ही अगर आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो न्यू के अंदर उसका नोटिस इशू आपको जो है नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने यहाँ पर भी मिनिमम पीरियड पकड़ा है, और यहाँ पर भी हमने 3 इयर्स इसलिए पकड़ा है, 4 इयर्स इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर आपके 4 इयर्स ही पहले कंप्लीट हो चुके हैं तो न्यू में आपका जो है इशू नहीं होगा। तो न्यू के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 3 इयर्स ले लिए। अगर मैं असेसमेंट ईयर 2013-14 की बात करूं तो 13-14 के 3 इयर्स आपके कंप्लीट होते हैं 31 मार्च 2017 को, जो कि आपके जो है टोला के पीरियड से बहुत पहले कवर हो गया है आपका पीरियड, तो टोला एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे एक बार टोला की डेट लिख लेते हैं सो दैट आपको समझने में इजी रहे। टोला किस किस पीरियड के बीच में था आपका, 20 मार्च 21 टू 31 मार्च 21, यहाँ पे आपका 20 आएगा। 13-14 का 3 साल आपका कंप्लीट हो गया है तो टोला एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं होगा। उसी केस में अगर मैं इसको 6 इयर्स ले लूं, ठीक है, 6 इयर्स की लिमिटेशन आपकी कंप्लीट हो रही है 31 मार्च 20 में, तो यहाँ पे आपका टोला कवर हो जाएगा। टोला के अकॉर्डिंग क्या था कि आपको 1 अप्रैल 21 से लेकर 30/6/21 के बीच में नोटिस इशू हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे टाइम पीरियड हो गया कि आपको 30/6 से पहले पहले नोटिस इशू हो जाना चाहिए। सेम एज 14-15 में आपके 3 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं 2018 में, जो कि टोला का पीरियड कवर नहीं कर रहा, इसलिए टोला एप्लीकेबल नहीं होगा। और 31 मार्च 21 आपका जो है हो रहा है 6 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं 31 मार्च 21 में, जो कि आपका टोला का पीरियड था। तो यहाँ पर आपको जो है इशू हो जाना चाहिए नोटिस 30/6/21 से पहले पहले। सेम एज अगर मैं असेसमेंट ईयर 15-16 की बात करूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे ईयर है क्योंकि ये टोला में भी
दोनों ही सिचुएशन में टोला में कवर नहीं होता। इसमें 3 इयर्स अगर मैं काउंट करूं तो वो आते हैं 31/3/2019 में, यहाँ पे आपका टोला फिर कवर नहीं होगा। और अगर मैं इसमें 6 ईयर काउंट करूं तो वो आपके आते हैं 31/3/2022 में। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपका AY 15-16 का केस है तो उसमें जो आपकी टाइम लिमिट्स चलेंगी या फिर कब आपका ऑर्डर इशू हुआ, कब आपको नोटिस मिले, वो जो आपकी नॉर्मल गाइडलाइन है, जो भी रिवाइज फाइनेंस एक्ट है 2021 का, उसके अकॉर्डिंग आपकी रहने वाली है। इसमें टोला का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि 2019 के अकॉर्डिंग टोला आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। और 6 इयर्स अगर मैं काउंट करूं तो ये आपका जो है, इवन जो टोला का टाइम है उसके बाद भी ये जो है ईयर, ये डेट जो है फॉल कर रही है। तो यहाँ पर आपकी जो नॉर्मल सिनेरियो है, नॉर्मल TNC है, वो ही आपकी एप्लीकेबल होने वाली है। 16-17 की अगर मैं बात करूं तो 3 इयर्स इसमें कवर हो रहे हैं 30/6/21 पे, जो कि आपका टोला का टाइम है। इसमें आपको 30/6 तक नोटिस आ जाना चाहिए। 17-18 भी आपका टोला में कवर हो रहा है, इसमें भी आपको 30 जून तक नोटिस आ जाना चाहिए। दोनों ही सालों में अगर हम ये माने कि आपकी एस्केप्ड इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो उस केस में जो आपको नोटिस है वो 31/3/23 तक आ जाना चाहिए और 31/3/24 तक। इन दो केसेस में भी टोला आपका एप्लीकेबल नहीं हो रहा। तो जो आपका नॉर्मल है, मतलब ये हमारे जो भी चैलेंजिंग सिचुएशंस है उससे अलग है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो नॉर्मल गाइडलाइंस है वही आपकी चलने वाली है। तो ये हो गया आपका एक छोटा सा टैबुलर, जिससे मैंने आपको ये बता दिया कि टोला किन केस पे एप्लीकेबल हुआ और किन केस पर एप्लीकेबल नहीं हुआ। ये मैंने क्यों बताया, अब मैं आपको टाइम लिमिट के बारे में बताती हूँ। राजीव अग्रवाल की मैं एक एक पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ आपको इस जजमेंट का जो है क्रक्स बताऊंगी, जो क्रक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नोटिस की वैलिडिटी को निकालने के लिए। देखिए टोला में क्या बात कही गई कि आपको जो है, जो भी आपको नोटिस इशू करना है जो कि आपके पुराने सालों से रिलेटेड था, जो है आपके पुराने साल टाइम बार्ड हो रहे थे 31 मार्च 21 से पहले, तो आपको जो नोटिस इशू का टाइम दिया गया था वो आपको ये टाइम दिया गया था 3 महीने का। अगर मैं डेज में देखूं तो आपको 91 डेज के अकॉर्डिंग जो है अपना जो फाइनल नोटिस है वो इशू कर देना था। जब हमारा न्यू फाइनेंस एक्ट आया, फाइनेंस एक्ट 21, तो उसमें उन्होंने 148 को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अगर आपको 91 डेज के अंदर अंदर फाइनल ऑर्डर देना है, तो अगर मैं ये मान रही हूं कि मेरे को जो ऑर्डर इशू हुआ है वो न्यू फाइनेंस एक्ट के टाइम लिमिटेशन के अकॉर्डिंग मेरे को इशू हुआ है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इस 91 डेज के अंदर अंदर ही मुझे फाइनल जो मेरा 148 का ऑर्डर है वो मुझे मिल जाना चाहिए था। अब आपको ये 91 डेज, इस पीरियड के बीच के 91 डेज आपको कैलकुलेट कैसे करने हैं, इस कैलकुलेशन पे बेस था हमारा, तो उस पे बेस थी हमारी राजीव बंसल की जजमेंट। राजीव बंसल की जजमेंट में क्या कहा गया कि अगर मैं टोला का टाइम लूं, ठीक है, जो कि है आपका 1 अप्रैल 21 टू 30 जून 21, आपको इस पीरियड के बीच बीच में जो भी आपके एक्सपायरी टेन्योर थे उनके नोटिस इशू हो जाने चाहिए थे, जो कि है आपका 91 डेज। और 91 डेज में आपको फाइनल 148 का नोटिस अगर इशू हो रहा है तो आपका नोटिस वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। बट क्योंकि इस टाइम पीरियड पे इशू हुए हुए नोटिस को जो है रिट पिटीशन फाइल करी गई कि ये नोटिस वैलिड नहीं है, फिर आशीष अग्रवाल की जजमेंट आई। आशीष अग्रवाल की जजमेंट हमारी आई 4 मई 22 को। तो 4 मई 22 को जब ये जजमेंट आई तो उसके बाद ये क्लियर किया गया कि ये सारे नोटिस जो है आपके वैलिड है। तो राजीव बंसल जजमेंट में कहा गया कि आपको, क्योंकि ये जजमेंट लेट रिसीव हुई है, ये लेट डिसीजन लिया गया है, तो जब आपको इस पीरियड के बीच में फर्स्ट नोटिस आया, जो हमने मान लिया कि 148 का 148 कैपिटल ए स्मॉल बी का नोटिस है आपके लिए, तो वहां से लेकर जब ये आशीष अग्रवाल की जजमेंट आई उतने टेन्योर को हम इस 91 डेज में से अलग करके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये आपकी जजमेंट आई, फिर उसके बाद आपको 148 कैपिटल ए स्मॉल बी के अकॉर्डिंग फाइंडिंग्स प्रोवाइड की गई कि किस फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग जो है आपको ये नोटिस इशू किया गया था। फिर 2 वीक्स का टाइम दिया गया था टैक्स पेयर को रिप्लाई करने के लिए। तो जजमेंट ने बोला कि जो आपको 2 वीक्स का टाइम हमने दिया है हम वो भी एक्सक्लूड कर देते हैं, कि हम इस टाइम लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। और जो ये आशीष अग्रवाल की जजमेंट आई, हम इस टाइम लिमिट को भी जो है एक्सक्लूड करके चल रहे हैं। तो मोटा मोटी क्या हुआ कि जब आपको फर्स्ट नोटिस रिसीव हुआ 148 कैपिटल ए स्मॉल बी से लेकर जब आपको असेसी ने रिप्लाई दिया या फिर
जब आपके वो 2 वीक्स कंप्लीट हो रहे हैं असेसी के रिप्लाई के, कब से? जब आपको फाइंडिंग्स दी गई तब से। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड को हम जो है एक्सक्लूड करेंगे, और जो आपका टाइम है वो आपका स्टार्ट होगा असेसी के रिप्लाई करने के बाद से लेकर जब आपको 148 का फाइनल नोटिस मिल रहा है तब तक। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है। डीम डेट ऑफ शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 148 ए बी। 148 कैपिटल ए स्मॉल बी का नोटिस लेट सपोज आपको रिसीव हो गया 1 मई 2021 को। लास्ट डेट थी आपकी 30 जून 21 की, आपको मिल गया 1 मई 2021 को। तो अब आपके पास कितना टाइम पीरियड है जिसके अंदर अंदर आपका जो है डिसीजन हो जाना चाहिए 148 का? वो है आपका 30 जून तक आपकी लास्ट डेट थी। इन दोनों के बीच का अगर आप टेन्योर निकालेंगे तो 61 डेज के अंदर अंदर आपको फाइनल 148 का जो नोटिस है वो इशू हो जाना चाहिए था। अब इसमें से हमें कौन कौन सी डेट्स माइनस कर देनी है? एक तो कब, जब आशीष अग्रवाल की जजमेंट आई तब, और वो 2 वीक्स जो रिप्लाई के आपको दिए गए वो भी हम एक्सक्लूड करेंगे। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 ए बी। 148 ए बी का जो नोटिस का रिस्पॉन्स का टाइम था, जो 2 वीक्स का टाइम हमें दिया जाता है, वो आपको अलग कर लेना है। राजीव बंसल की जो जजमेंट आई वो आई 4 मई को। 4 मई के बाद हमने जो है 15 डेज काउंट कर लिए, ये मानते हुए कि 4 मई को ही आपको जो है वो दे दी गई थी। तो ये टाइम पीरियड हो गया आपका 18 जून 2022। अब 18 जून 2022 के बाद आप जो है ये 61 डेज ऐड कर लीजिए। अगर आपका जो है उन 61 डेज के अंदर अंदर नोटिस इशू हो रखा है फाइनल 148 का, तो आपका जो नोटिस आया है वो वैलिड है। अगर इसके बाद आपका नोटिस इशू हुआ है तो आपका नोटिस जो है इनवैलिड है। ये चेकिंग आपको अपने हर एक असेसमेंट ईयर के लिए लेके चलनी है जो भी टोला के टेन्योर में फॉल कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं असेसमेंट ईयर 15-16 की, तो वो टोला के टेन्योर में फॉल नहीं करता है, तो उसके ऊपर ये कैलकुलेशन आप अप्लाई नहीं करेंगे। सेम एज फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर 16-17 एंड 17-18 में अगर हम 1 लाख से 50 लाख एस्केप्ड इनकम से ज्यादा वाली इनकम की बात करेंगे तो वो भी आपके टोला टेन्योर में फॉल नहीं कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी ये कैलकुलेशन आप अप्लाई नहीं करेंगे। रेस्ट ऑफ द ईयर में जो भी टोला में हमने जो टेबल डिस्कस करी थी उस टेबल के अकॉर्डिंग फॉल कर रहे हैं, उन सबके ऊपर अगर आप ये कैलकुलेशन लगा के देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द आपके नोटिस जो है वो टाइम बार्ड है, टाइम के बाद आपको जो है इशू किए गए हैं। जैसे कि इसमें हमने अगर 61 डेज इसमें मैंने काउंट किए थे, तो आपका बनता है 18 अगस्त 2022। 18 अगस्त 2022 से पहले पहले आपको फाइनल 148 का जो नोटिस है वो इशू हो जाना चाहिए, तभी ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट माना जाएगा कि आपका टोला के टाइम के अंदर अंदर जो है टेन्योर में आपका जो नोटिस है वो इशू कर दिया गया है, तो आपका जो नोटिस है वो आपका फाइनल नोटिस है। इसको मैं इसी तरीके से आपको जो है जब भी आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है और जब आपको उसका फर्स्ट ऑर्डर मिला था 148 कैपिटल ए स्मॉल बी का, वहां से आपको अपना जो टाइम पीरियड है वो डिटेल में निकालना है कि आपका जो ऑर्डर है वो वैलिड है या नहीं है। आपका ऑर्डर टोला के 91 डेज के अंदर अंदर पास किया गया है या नहीं किया गया, उसमें जो आपको एक्सक्लूड करना है वो मैंने आपको बता दिया है। जब आपकी आशीष अग्रवाल की जजमेंट आई थी वो टाइम पीरियड आपको पूरा एक्सक्लूड करना है उसमें से, प्लस जो आपको टाइम पीरियड दिया जाता है रिप्लाई फाइल करने का वो पीरियड भी आपका एक्सक्लूड किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जब आपने रिप्लाई फाइल कर दिया है या फिर जब आपका रिप्लाई फाइलिंग अगर आपने नहीं किया है, तो जब आपका ड्यू हो रहा था वहां से लेकर जब आपको फाइनल 148 इशू किया गया है उतना टाइम पीरियड आप काउंट करेंगे और देखेंगे कि आपका वो टाइम पीरियड उन डेज के इक्वल या उससे कम है या नहीं है। अगर आपका नोटिस वैलिड है तो इस तरीके से आप अपने केस में सारा कैलकुलेट करके देख लीजिए। मैं आपको जो राजीव बंसल की जजमेंट आई है उसकी लॉ की लैंग्वेज भी पढ़ा देती हूँ। ये देखिए, टू समराइज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ लीगल फिक्शन एंड डायरेक्शन इशूड बाय द कोर्ट इन आशीष अग्रवाल इज दैट शो कॉज नोटिस दैट वर डीम्ड टू हैव बीन इशूड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1 अप्रैल 21 and 30 June 21 were stayed till the date of supply of relevant information and material by the assessing officer, यानी कि 148 कैपिटल ए स्मॉल ए
और उसके बाद उन्होंने बोला है आफ्टर सप्लाई ऑफ रेलिवेंट मटेरियल एंड इन्फॉर्मेशन टाइम बिगेन टू रन फॉर द असेसी टू रिस्पॉन्ड टू शो कॉज नोटिस। सबसे पहले उन्होंने मान लिया कि 148A(b) का आपने नोटिस भेज दिया इस पीरियड के बीच में। फिर उसके बाद जब आशीष अग्रवाल की जजमेंट आई तब उन्होंने बोला कि उसके बाद जब मटीरियल फाइंडिंग्स हुए, वो मटीरियल फाइंडिंग्स दिए गए असेसी को, फिर असेसी का जो है टाइम स्टार्ट हो गया कि असेसी को रिस्पॉन्स करना है। द थर्ड प्रोवाइजो टू सेक्शन 149 अलाउ द एक्सक्लूजन ऑफ टाइम अलाउड for the assessee to respond to show cause notices under section 149A(b) to compute the period of limitation। यानी कि जो हम 61 डेज की बात कर रहे थे जो हमारे एग्जाम्पल में था, उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा कि उस 61 डेज को कैलकुलेट करने के लिए जो असेसी को टाइम दिया गया है रिस्पॉन्स करने का, आप उस टाइम पीरियड को भी जो है एक्सक्लूड कर देंगे। द थर्ड प्रोवाइजो एक्सक्लूड द टाइम और एक्सटेंडेड टाइम अलाउड टू द असेसी resultantly the entire time allowed to assessee to respond to show cause notice has to be excluded while computing the period of limitation। assessee को 15 डेज के अलावा भी अगर आपने एक्स्ट्रा टाइम दिया है तो वो सब टाइम जो है हम एक्सक्लूड कर देंगे जब हम 148 आपका जो है वैलिड है या नहीं है उसका जब हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो लेट अस टेक द इंस्टेंस ऑफ नोटिस इशूड ऑन 1 मई 21। ये मैंने वही एग्जांपल है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, सेम एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है जजमेंट की कॉपी में भी कि अगर आपका 1 मई 21 का ऑर्डर है, ठीक है, अंडर द ओल्ड रिजाइम ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर बिकॉज ऑफ द लीगल फिक्शन द डीम्ड शो कॉज नोटिस will also come into effect from 1 May 21। after accounting all the exclusion the assessing officer will have 61 days। 1 मई से लेकर 30 जून के बीच में कितने हो गए आपके 61 डेज का टाइम था एओ के पास फाइनल ऑर्डर पास करने का अंडर सेक्शन 148। This time start taking the assessing officer after receiving the response of the assessee। In this instance, if assessee submit the response on 18 June 2022, the assessing officer will have 61 days from 18 June 2022 to issue a reassessment order under section 148 of the new regime। Thus, in this illustration, the time limit for issue of notice under section 148 of new regime will end on 18 अगस्त। मतलब यहाँ पर assessing officer के पास 18 जून के बाद 61 डेज का टाइम था। अगर उसके अंदर नोटिस इशू हो रखा है आपको तो आपका नोटिस वैलिड है, अदरवाइज आपका नोटिस इनवैलिड है। आपको विवाद से विश्वास स्कीम में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जहां पे भी आपने अपील फाइल कर रही है, वेदर इट इज ITAT और CIT, आप अपनी अपील को फाइट करिए इस बेस पर और आप अपनी जो अपील है उसको जरूर जीतेंगे। इस केस में आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो मेरी वीडियो का जो एक मोटा सा मोटिव था वो यही था कि VSVS को एक बार ऑप्ट करने से पहले ये देख लीजिए कि आपका हो सकता है ऑर्डर ही आपका जो 148 की जो नोटिस आया था आपका वो ही इनवैलिड हो। तो एक बार ये चेक आप कर लीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश करी मैं इस जजमेंट को बता दूं, बट जजमेंट बहुत बड़ी है आपकी। मैं आपको मतलब ऐसे डिटेल में वीडियो में कभी भी नहीं बता पाऊंगी, बट मैंने बेसिक पॉइंट्स उसके कवर कर दिए हैं ताकि एक बार आपको आइडिया लग जाए कि आपका केस इसमें फॉल कर भी सकता है या नहीं कर सकता, वो आप जज कर पाए। अदरवाइज आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं कि आपके ऊपर ये केस एप्लीकेबल होगा या फिर नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस जजमेंट से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड या डायरेक्ट टैक्सेशन के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी सर्विसेज अवेल करनी है तो नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मेरे से कनेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्थी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।